हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल। जहां हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स का हो भी चुका है एग्ज़ाम, लेकिन इकोनॉमिक्स जिनका पेपर 2 है उनका बहुत ही पास है। पेपर 2 मार्च को जो है पेपर कंडक्ट होने वाला है, और उसी की तैयारी करने के लिए ये एक सीरीज़ मैं चला रही हूँ, जिसमें मैं हर एक यूनिट इकोनॉमिक्स की आप सबके साथ कंप्लीट कर रही हूँ। जितने भी 100% श्योर टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को करने के बाद मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी सीरीज़ के अंदर हमारी जो आज की मैराथन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। लास्ट मैराथन थी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसके अंदर हमने सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। उससे पहले हम इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, साथ ही स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स को भी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सब वीडियोस का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और सबसे जल्दी आगे पहुंच जाएंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमारी शुरुआत होती है, दैट इज़ डिमांड थ्योरी। ठीक है, तो डिमांड थ्योरी हमें पता होना चाहिए। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम सबको ही पता होगा डिमांड थ्योरी क्या है। तो इतना ज़्यादा हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, आपको पहले से ही पता है डिमांड थ्योरी में क्या है। किसने दिया है ये 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक बुक थी, जिसके अंदर अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी, पूरी अपनी डिमांड थ्योरी दी थी। तो उसी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ठीक है, जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करती है? वो डिक्रीज़ करती है। और वाइसा वर्सा, अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करती है? वो इंक्रीज़ करती है। दैट मीन्स देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। ठीक है, बट कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, दैट इज सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CETPAR, सेट्रिस पेरिबस। दैट स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो एवरीथिंग एल्स क्या है? वो सारे के सारे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम हो गई किसी भी कंज्यूमर की, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया, सब्सिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस। ठीक है, या फिर आपका वेदर कंडीशंस हो गई, आपकी हैबिट्स हो गई। ठीक है, तो ये सब आपके डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, पर हम इन सब के इम्पैक्ट को कांस्टेंट मानते हैं और फिर स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। ठीक है, ये सबको क्लियर है व्हाट इज़ द बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस। तो ये हम सब ने पहले भी पढ़ रखा है, तो इसमें कुछ खास हमें जानने की ज़रूरत थी नहीं। क्लियर। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है, जिसको पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके साथ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, इसी से मैंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात सबसे पहले किसने कर रखी है? ठीक है, तो इसका मेंशन किसकी थ्योरी के अंदर है? वो मेंशन है आपका स्लट्सकी की थ्योरी में। ठीक है, स्लट्सकी की थ्योरी में आपका इसका मेंशन है। ठीक है, स्लट्सकी की इक्वेशन हम सब ने पढ़ी हुई है। ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसके अंदर मेंशन है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी और इनकम इफेक्ट भी। क्लियर। चल, तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख लेते हैं कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो कमोडिटी क्या हो गई? अब चीप हो गई एज कम्पेयर टू द अदर गुड्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं अभी गुड एक्स की बात कर रही हूँ, तो अगर गुड एक्स का जो प्राइस है वो फॉल कर जाता है, तो वो एज कम्पेयर टू गुड वाई क्या हो गया? चीप हो गया, सस्ता हो गया। हमारा ये जो गुड एक्स है, ठीक है, ये हमारा सस्ता हो गया। तो इस केस के अंदर क्या होगा? आप एक्स की डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है, आप एक्स की डिमांड बढ़ा दोगे क्योंकि एक्स का प्राइस क्या किया है? फॉल किया है। एक्स का प्राइस फॉल किया है तो आप एक्स की डिमांड क्या करोगे? उसको बढ़ा दोगे। ठीक है, कैसे बढ़ाओगे? आप सब्सटीट्यूट करोगे वाई की डिमांड को। ठीक है, आप वाई की डिमांड को सब्सटीट्यूट करोगे ओवर एक्स, क्योंकि अब एक्स सस्ता हो चुका है
इस जो y है उसका रिलेटिव प्राइस क्या हो चुका है, अब बढ़ चुका है, ठीक है। y का रिलेटिव प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, क्यों? क्योंकि देखो रिलेटिव प्राइस क्या होता है हमारा px बाय py, ठीक है, कमोडिटी x के लिए px बाय py है, और कमोडिटी y के लिए रिलेटिव प्राइस क्या होगा, py बाय px, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ऑफ x फॉल हुआ है, डिनोमिनेटर फॉल होता है तो फ्रैक्शन क्या करता है, राइज कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब y का रिलेटिव प्राइस क्या किया है, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, इसीलिए y की जो कंजम्पशन होगी या y की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, सिंपली क्लियर। तो देखो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि मैं क्या कर रही हूँ, एक कमोडिटी की डिमांड को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ ओवर द अदर गुड। नेक्स्ट कम्स इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करता है, ठीक है, तो इंसान की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का क्या मतलब है, उसकी परचेजिंग पावर क्या कर रही है, अब इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अब वो कमोडिटी एक्स जो है ज़्यादा चीप हो चुकी है। इसका मतलब अब उसे कम पैसे देने पड़ेंगे उस कमोडिटी की उतनी ही यूनिट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो जो पैसा वो बचा रहा है उस पैसे को वो अब क्या कर सकता है, और गुड्स के ऊपर भी खर्च कर सकता है, क्लियर। तो दिस इज सिंपली योर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या इंडिकेट करता है, द पावर टू परचेज मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब उसकी जो और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की पावर है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या होगा, डिमांड फॉर बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई कैन इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपके गुड एक्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी और वाई की भी बढ़ सकती है, क्योंकि अब क्या हुआ है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो यानी कि अब वो दोनों गुड्स को ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि वाई की डिमांड भी अब यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि वाई की डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसी को तो सब्स्टिट्यूट किया है ओवर एक्स, इसकी डिमांड कम करी है तभी तो मैंने एक्स की बढ़ा पाई हूँ, क्लियर, समझ में आता है ये सबको। तो दिस वाज सिंपली इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है आपका 3 गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। वो 3 गुड्स क्या है आपके, एक है आपका नॉर्मल गुड, ठीक है, एक है आपका नॉर्मल गुड, दूसरा है आपका इन्फीरियर गुड, और तीसरा है आपका गिफिन गुड, ठीक है। इन तीनों के नाम आपने पढ़े होंगे पक्का से। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हुज डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर किसी भी इंसान की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, एम को मैं इनकम से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम को एम से डिनोट करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज नेशनल इनकम, दिस इज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो जब एम इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, और साथ ही में किसी भी गुड की डिमांड इंक्रीज कर जाए, दैट मीन्स वो कैसा गुड है, दैट इज नॉर्मल गुड, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर इनकम डिक्रीज कर जाए तो डिमांड भी डिक्रीज कर जाए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओनली डिमांडेड एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जब भी इनकम कम होगी किसी इंसान की तभी इन गुड्स की डिमांड होगी। इसका मतलब क्या है, जब हमारी इनकम कम होगी तभी इन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनकम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेम अगर इसकी इनकम बढ़ जाएगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट कम्स गिफिन गुड। गिफिन गुड क्या है, गिफिन गुड इज अ टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड ओनली, ठीक है। ये एक तरीके का इन्फीरियर गुड ही होता है, इसका एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अब हम इन तीनों का देख लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक है हमारा यहाँ पर प्राइस इफेक्ट, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और एक है हमारा इनकम इफेक्ट, क्लियर। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्म में पूरा ये लिखवा रही हूँ। ये टेबल आप क्या करना है, इसको बना लेना, और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप बना लो अपने नोटबुक के अंदर। चलो फर्स्ट इज नॉर्मल गुड, ठीक है। अब अच्छा आपको मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट क्या होता है, आपका प्राइस इफेक्ट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अगर आप प्लस कर देते हो तो आपका वो प्राइस इफेक्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर आपका प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, इसमें आपका प्राइस इफेक्ट होता है नेगेटिव, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स के केस में भी आपका प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, इट इज नेगेटिव, बट इन द केस ऑफ गिफिन गुड इट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल गुड की डिमांड डिक्रीज करेगी,
अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है. बट इन द केस ऑफ गिवन गुड, इफ द प्राइस इंक्रीजेस इट्स डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, और इफ द प्राइस डिक्रीजेस इट्स डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज. यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ. ठीक है, तो यही डिफरेंस है बिटवीन द इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड. अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो हमें पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के अंदर. ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर ऑल द 3 गुड्स. ठीक है, तीनों तरीके की गुड्स के अंदर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा. आपको हमेशा अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाना है तो दूसरे की डिमांड को कम करना ही पड़ेगा, चाहे आप नॉर्मल गुड की बात कर लो, चाहे आप इन्फीरियर की बात कर लो, चाहे आप गिवन की बात कर लो. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा. क्लियर. लेकिन फर्क आता है आपका इनकम इफेक्ट में. इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, ये तो नेगेटिव ही होता है. आपका नॉर्मल गुड के अंदर तीनों इफेक्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. अब इनकम इफेक्ट के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, आपका प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव अमाउंट. क्लियर. नेक्स्ट कम्स इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड के केस में आपका इनकम इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. ठीक है, और गिवन गुड के केस में भी आपका इनकम इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. अब ये देखो, ये सिमिलैरिटी है बिटवीन द इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड कि इनका इनकम इफेक्ट दोनों का पॉजिटिव रहता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो प्राइस इफेक्ट में इन दोनों के फर्क है. अब ये फर्क क्यों है, ये देखो, बिकॉज इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है इट इज मोर देन द इनकम इफेक्ट. ठीक है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है. इसीलिए क्या होगा, ये जो नेगेटिव अमाउंट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, दैट विल ओवर पावर दिस पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट. इसीलिए आपका प्राइस इफेक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. वेयर एज इन द केस ऑफ गिवन गुड के केस में क्या होता है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है इट इज लेस देन द इनकम इफेक्ट, यानी कि आपका इनकम इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसीलिए इसका जो पॉजिटिव है इनकम इफेक्ट का वो ओवर पावर कर जाता है आपके नेगेटिव ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के. इसीलिए आपका प्राइस इफेक्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. क्लियर. अब फटाफट से इस टेबल को क्या करो, आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लो, क्योंकि जब आप इसकी PDF भी लोगे तो ये टेबल आपको वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये सारी जो जितना भी ड्रॉ करती हूँ वो सब रब करके आपको भेजती हूँ. ठीक है ना, तो इसीलिए आप इसको बना लो एक बार अपनी नोटबुक के अंदर. देन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जितने भी आप PYQs देखोगे उसके अंदर आज जितने भी आपको आंसर्स हैं इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके जो आंसर्स आए हैं वो हमेशा गलत आए हैं. ठीक है, आपका 3 या 4 पेपर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया है और हर बार आंसर गलत है. ठीक है, हर बार आपको आंसर उन्होंने गलत दिया है. तो आपको ये ध्यान देना है कि आप पिछली आंसर की इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें. ठीक है, उसमें आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं. जो रियल आपका आंसर होना है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर होना है. ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने PYQ के अंदर गलत पढ़ लिया और अब आपको लग रहा हो मैम तो गलत पढ़ा रही हैं. नहीं, ये आप किसी भी टीचर की, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी टीचर की जाकर, इकोनॉमिक्स के जो भी टीचर हैं आपके, उनकी वीडियो में जाकर आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, आपको यही मिलेगा हमेशा, हर जगह पर आपको यही मिलेगा. ठीक है, क्योंकि मैं तो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर और भी बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर. ठीक है, तो आप उनकी वीडियो भी देखकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सेम यही चीज़ मिलेगी. यही जो टेबल मैंने आपको बनाया वही सेम आपको वो समझाएंगे. ठीक है, वहाँ पर आंसर्स गलत है PYQ में, तो उसके पीछे आप मत लगना कभी भी. क्लियर. चलो, तो ये तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर हो गया. नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये मैं अभी आपको अच्छे से करवाऊंगी, सारे इफेक्ट, वेबलन भी, गिवन गुड का इम्पैक्ट भी, बैंडवेगन भी, अच्छे से मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, तो यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. स्नॉब इफेक्ट भी, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी. ठीक है, ये सारे इफेक्ट और इसके अलावा भी 2-3 और इफेक्ट होते हैं, वो सब रैचेट इफेक्ट है आपका. ठीक है, और तो ऐसे कुछ आपके इफेक्ट्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी. वो एक ही पेज के ऊपर मैंने सारे लिखे हुए हैं. ये देखो, ये रहा आपका जो टेबल मैंने आपको ऊपर बनवाया, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, अगर आपने अभी बनाया नहीं है तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो. ठीक है, चलो नीचे अब हम आ जाते हैं. डिमांड फंक्शन एंड इनवर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है व्हेन क्वांटिटी को हम दिखाते हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है, प्राइस क्या फंक्शन हम दिखाते हैं क्वांटिटी को. देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका Q इज इक्वल्स टू A माइनस BP. ठीक है, दिस इज योर डिमांड फंक्शन. ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या कह रहा है कि आपका जो क्वांटिटी है
इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी, क्लियर। सो दिस इज योर डिमांड फंक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्स डिमांड फंक्शन, तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है, प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब इसको चेंज कर लो, प्राइस को डिमांड के फंक्शन में, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड, A माइनस क्यू डिवाइडेड बाय B, दोनों की तरफ मैं B कर देती हूँ डिवाइडेड बाय। सो दिस इज योर इनवर्स डिमांड फंक्शन, जब आपने प्राइस को लिखा क्वांटिटी की फॉर्म में, क्लियर। तो ये पेपर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है एक बार कि इनवर्स डिमांड फंक्शन कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा दिखता है आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन, ठीक है। ये आपका नॉर्मल डिमांड फंक्शन होगा जो प्राइस की फॉर्म में होता है, जो आपकी डिमांड की फॉर्म में होगा वो इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है। और ऐसे ही आपको कई क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का जो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी ऐसे ही आपको क्या करना पड़ता है, पहले इनवर्स डिमांड फंक्शन निकालना पड़ता है। वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है वो क्वेश्चन, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलो नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मैंने आपको भी बताया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो ही तरीके के होते हैं हमारे, एक सब्स्टिट्यूट गुड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ठीक है। जैसे कि कोका कोला एंड पेप्सी, आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही यूज होंगे, विच कैन ओनली बी यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट, ठीक है, जो हमेशा एक साथ यूज होंगे और फिर एक किसी वांट को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ठीक है, बिना पेट्रोल के आपकी कार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो वांट है उसको सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर। तो इनकी इलास्टिसिटी आपको पता होनी चाहिए कैसी होती है, सब्स्टिट्यूट की पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है और कॉम्प्लीमेंट्री की नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है। अब क्यों होता है, क्योंकि आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है डिमांड का, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज करता है तो डिमांड ऑफ योर गिवन गुड क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं कहती हूँ कि पेट्रोल का जो प्राइस है, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि आपके पेट्रोल का प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल अब आपका महंगा हो चुका है, क्लियर। तो अब आप क्या करोगे, अपने कार की जो डिमांड है उसको क्या करोगे, कम कर दोगे, कार की डिमांड को, ठीक है। डिमांड क्यों कम कर दोगे, क्योंकि वो सिर्फ पेट्रोल से ही चल सकती है और पेट्रोल आपका महंगा हो गया है। तो अब आप क्या सोचोगे कि मैं कार को नहीं चलाती, ठीक है, कार की जो डिमांड हो जाएगी वो कम हो जाएगी आपकी सिंपली, ठीक है। सो ये कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, इसीलिए आपकी इलास्टिसिटी यहाँ पर नेगेटिव होती है। नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का अगर मैं कहती हूँ कि आपके कोका कोला का प्राइस क्या कर रहा है, कोका कोला का प्राइस आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोका कोला का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये अब महंगी हो गई, अब आप इसको नहीं खरीदोगे, किसको खरीदोगे, पेप्सी को खरीदोगे, ठीक है। तो पेप्सी की डिमांड क्या करती है, पेप्सी की डिमांड करती है आपकी इंक्रीज, ठीक है। जब आपने कोका कोला की प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अब कोका कोला महंगा हो गया, अब आप उसको नहीं खरीदोगे तो आप पेप्सी को खरीद लोगे, क्लियर। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, इंक्रीज इंक्रीज, तो इसीलिए इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव होगी, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के आपके कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। तो 5 फॉर्मूलाज हैं आपके, 5 तरीके से इलास्टिसिटी निकल सकती है, वो आपको ध्यान रखनी है। सारे ही इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, सारे एक एक बारी पूछे हुए हैं, एक एक बारी मतलब काफ़ी बारी पूछे हुए हैं, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट है तो सारे करने पड़ेंगे, क्लियर। चलो सबसे पहला प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है आपका, सिंपली जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी का, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जितना परसेंटेज चेंज आपकी डिमांड में आया है डिवाइडेड बाय जितना आपकी परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको वही टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैंने बेसिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास पूरी कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, आप सर्च कर लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने अच्छे से करवाया है वहाँ पर कंप्लीटली विद बेसिक्स, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको करवाया है। देन आपको मिलेगा डिमांड की पूरी थ्योरी मिलेगी आपको, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, सब कुछ उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, उसको आप देख लेना। देन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी मैंने आपको बताई है, कार्डिनल थ्योरी बताई है, ठीक है, जो आपकी 2 गुड केस है, 1 गुड केस है, n गुड केस है, सब बताया उसके अंदर मैंने। देन आपका इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो भी मैंने उसके अंदर बताई है। तो किसी का भी अगर बेसिक वीक है तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, ठीक है ना।
तो उनके कुछ पार्ट्स है, 3-3 4-4 पार्ट या 2-2 पार्ट करके मैंने वो वीडियोस करके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। आपको प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको आज अभी लग रहा है कि मैंने अभी इतना ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, वैसे तो मैंने इन डेप्थ पढ़ा दिया जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आपको उन वीडियोस को रेफर करना चाहिए, ठीक है। मेरे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक जो इलास्टिसिटी का होता है, माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज योर पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड जिसको हम कहते हैं। इस पे हम मेजर करते हैं ऑन अ डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आपकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, फॉर्मूला लगता है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब वो कैसे लगता है देखो, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी देखना चाहूँ तो देखो इस पॉइंट के लोअर सेगमेंट में क्या है, मतलब नीचे आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू हो जाएगी, जितना भी अपर सेगमेंट, इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इनको, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी है, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है। तो ई पॉइंट के ऊपर आपका क्या है 0 डिवाइडेड बाय ए ई, ठीक है, यही है आपका। तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, आंसर क्या होना है आपका 0, तो इलास्टिसिटी इज 0, क्लियर। देन अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूँ सी के ऊपर, सी का नीचे वाला पोर्शन कितना है सी ई, ठीक है, सी ई है आपका, डिवाइडेड बाय आपका अपर पोर्शन कितना है ए सी, तो सी ई डिवाइडेड बाय ए सी। और आपको पता है कि ये जो बीच में है एकदम, जो सी पॉइंट है एकदम मिड पॉइंट है आपका इस पूरे डिमांड कर्व का, इसका मतलब इसके नीचे का एरिया इज इक्वल टू इसके ऊपर वाला एरिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए कट के 1 आ जाएगा, तो इलास्टिसिटी हियर इज 1। और अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा इसका ए ई, ठीक है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ, इसका लोअर सेगमेंट क्या है आपका ए ई, डिवाइडेड बाय आपका अपर सेगमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 0, तो कुछ भी डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर आपकी इलास्टिसिटी कितनी है इन्फिनिटी। ऐसे ही आप बी पॉइंट और डी पॉइंट के ऊपर भी निकाल सकते हो। एक चीज़ जो आपको ध्यान देती है वो ये कि जैसे जैसे आप एक डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूव करते हो, नीचे की तरफ मूव करते हो, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये आपको ध्यान देना, देखो डिक्रीज कर रही है, पहले इन्फिनिटी, फिर मोर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, फिर 0। तो आप जैसे जैसे एक डिमांड कर्व पे नीचे मूव करते हो तो आपकी इलास्टिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट इज योर आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या है, देखो आर्क मेथड आपका सिमिलर होता है प्रोपोर्शनेट मेथड के, इसी मेथड के बराबर जैसा होता है। तो आपका ये तो सेम रहता है, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी तो आपका सेम रहेगा, वो ऐसा का ऐसा रहता है। लेकिन आप मल्टीप्लाई आप खाली पी से नहीं करते, आप क्या करते हो, एवरेज ऑफ आपके प्राइजेस का एवरेज ले लेते हो आप, ठीक है। अब देखो एवरेज कैसे लिया है यहाँ पर मैंने, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इन दोनों का मैंने एवरेज ले लिया। देन डिवाइडेड बाय Q1, एक सेकेंड, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मैंने एवरेज लिया था दोनों का, दोनों प्राइजेस का और दोनों क्वांटिटीज़ का, क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सीधे 2 से 2 कट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर आया P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। तो आप भी डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स योर रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड से आपका क्या होता है, AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR। तो AR क्या है, एवरेज रेवेन्यू, MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। हम सबको पता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है आपका, आप देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है आपका सिंपल है ये बहुत ही ज़्यादा। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कैसा रिलेशनशिप हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, तो आपकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपका इन्वर्स रिलेशनशिप हो तो मोर देन 1। अगर कोई भी चेंज ना आए आपके टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस के चेंज से तो इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझ लो। यहाँ पर क्या है, कैसा रिलेशनशिप है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आपका कैसा होगी इलास्टिसिटी, लेस देन 1, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस कितना भी चेंज होता रहे आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है इसी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, तो इलास्टिसिटी इज 1। अगर अब आप इस रीजन में देखो, इस रीजन में क्या है, इस रीजन में आपका नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर लेस इक्वल फिर मोर,
लेस, इक्वल, फिर मोर। और आप इसको फिगर को याद करके आपको याद रहेगा कि दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट कम्स योर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये हमारी कार्डिनल अप्रोच कौन सी होती है, जिसके अंदर हम यूटिलिटी को यूटिल्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, हम हमारी जो यूटिलिटी है उसको रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर की फॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर बजट लाइन का। ठीक है, बजट सेट का आता है। देन कार्डिनल के अंदर आपका आता है 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस। तो मैं आपको बस कंडीशंस बता देती हूँ, वैसे आपको पता ही होंगी, बहुत सिंपल होती हैं। 1 कमोडिटी केस का क्या होता है, MUX इज इक्वल्स टू PX। ठीक है, या तो ये आप लिख सकते हो या फिर आप कैसे लिखते हो, MUX बाय PX by PX इज इक्वल्स टू MUM। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये आपका हो जाता है 1 गुड केस। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही 2 गुड केस लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 गुड्स ले लेने होते हैं सिंपली। तो यहाँ पे दूसरा गुड क्या होगा, Y ले लो, तो MU y डिवाइडेड बाय PY इक्वल्स टू आपका MUX बाय PX इज इक्वल्स टू MUM। ये आपकी 2 गुड केस हो जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं अपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या होता है, एक सेकंड में यहाँ पे बताती हूँ थोड़ी सी जगह बनाकर। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर आपका केस क्या होता है, MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन x एंड y, MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY यानी कि प्राइस रेशियो। ठीक है, तो MRS आपका किसका स्लोप होता है, इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, IC का स्लोप होता है MRS, और PX बाय PY किसका होता है स्लोप, आपका बजट लाइन का। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी बजट लाइन का स्लोप और MRS यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंसी कंडीशन कहते हैं। मतलब जहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन या बजट सेट, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, दीज आर वेरी सिंपल अप्रोचेस। तो ये हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ी है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट कम्स आपका इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, एंड एंजल कर्व। ठीक है, एंजल कर्व एंड इनकम कंजम्पशन कर्व। अब इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है आपका, इट शोज चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद चेंजेस इन इनकम। जब आपकी इनकम चेंज हो रही है तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये उसकी बात कर रहा है। देखो, सबसे पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने कहा था ना, जहाँ पे टेंजेंट होता है, ये आपका IC है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है आपका IC। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी की कंडीशन होती है ये। और ये बजट लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा स्लोप कांस्टेंट होता है बजट लाइन में, दैट मीन्स PX बाय PY कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर उसका क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये टेंजेंट है, इक्विलिब्रियम है। देन दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है, अगर कंज्यूमर का बजट सेट क्या है, ये वाला अगर बजट सेट है, ये लाइन अगर है, देन उसकी इंडिफरेंस कर्व अगर ये है, तो उसका नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, देन हम बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर देखो आपका ये नया अगर बजट सेट है, तो यहाँ पर आपका नया इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका नया इक्विलिब्रियम होगा। और जब आप इन सब इक्विलिब्रियम्स को जोड़ दोगे, आपका क्या बनेगा, इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो, नेगेटिव अगर नॉर्मल गुड है तो आपका पॉजिटिव स्लोपिंग बनेगा, अगर इन्फीरियर गुड्स हैं तो नेगेटिव स्लोपिंग बनेगा, गिवन गुड है तो भी नेगेटिव स्लोपिंग आपका इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या है, विच चेंजेस इन इनकम हाउ द डिमांड पैटर्न चेंजेस। ठीक है, मतलब आपका कंजम्पशन किस तरीके से चेंज होती है जब इनकम चेंज होती है। तो नॉर्मल गुड के केस में कैसा होगा एंजल कर्व, आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग होगा। ठीक है, और इन्फीरियर गुड के केस में कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोपिंग होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी इनकम है Y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपकी इनकम है, कि इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और इन्फीरियर गुड में नेगेटिव होता है, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये पॉजिटिवली स्लोपिंग है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो काफ़ी बार आया है,
कि आपको एक ग्राफ दे देता है वो, ठीक है, और पूछता है कि भाई इनमें से इन दोनों, अगर मैं इस कर्व को देख रही हूँ, इनकम कंजम्पशन कर्व को देख रही हूँ, तो इन दोनों में से कौन सा नॉर्मल गुड है और कौन सा इन्फीरियर गुड है, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए, ये मैंने अपने सर से ही सीखी थी, उन्हीं का ही ये मतलब उन्हीं की ट्रिक है, तो उसी को ही मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। क्या है, जिससे मुंह मोड़ा वो इन्फीरियर एंड जिसकी तरफ मुंह मोड़ा वो नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कंजम्पशन इनकम कंजम्पशन कर्व आपका बना हुआ होगा, ठीक है, तो जिसकी तरफ से उसने अपना मुंह मोड़ लिया होगा, मतलब जिसकी तरफ से वो ऐसे बेंड होगा, क्लियर, वो तो हो जाएगा आपका गिफिन गुड, सॉरी इन्फीरियर गुड, ठीक है। और जिसकी तरफ उसने मुंह मोड़ा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड हो जाएगा। मतलब जिसकी तरफ आपका इनकम कंजम्पशन कर्व जा रहा होगा वो वाली एक्सेस वाला आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट, कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये दोनों लाइन आपके लिए। सबसे पहला है आपका कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व आपका रियल इनकम यहाँ पर कांस्टेंट होती है, ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी रियल इनकम कांस्टेंट होती है और यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं, और ये किसने कहा था, ये आपका है हिक्स ने दिया है, ठीक है। ये कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व जो आपका है ये हिक्स ने दिया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, हिक्स ने। देन नेक्स्ट इज अनकॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व। अनकॉम्पनसेटेड किसने दिया, कहाँ पर क्या होता है, मनी इनकम कांस्टेंट होती है, ठीक है। मनी इनकम कांस्टेंट है, यानी कि नॉमिनल इनकम आपकी यहाँ पर कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर दोनों इफेक्ट्स की बात होती है, सब्स्टिट्यूशन की भी और इनकम की भी। और ये कौन सा, ये किस ऑथर ने दिया है आपका, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है, ये स्लस्की ने दिया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो अनकॉम्पनसेटेड इज बाय स्लस्की एंड कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व इज बाय हिक्स, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, किसने दी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैमुएल्सन ने दी है इन द ईयर 1938, क्लियर। अच्छा वो मैंने आपको नहीं बताया कि ऑर्डिनल वाली अप्रोच आपकी किसने दी है, ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच आपकी दी है हिक्स एंड एलन ने, ठीक है। ऑर्डिनल वाली अप्रोच किसने दी है, ऑर्डिनल यानी कि वो इंडिफरेंस कर्व वाली जो अप्रोच है, MRS इज इक्वल्स टू PX/PY, ये दी है आपकी हिक्स एंड एलन ने, हिक्स एंड एलन ने दी है ये आपकी, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्लियर। देन उससे पहले आपकी कार्डिनल अप्रोच किसने दी है, यूटिलिटी वाली जो अप्रोच है आपकी, 2 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस, एन गुड केस, वो है आपकी अल्फ्रेड मार्शल जी ने दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स योर मार्केट फॉर्म्स, ठीक है। जो भी आपकी अलग अलग तरीके की मार्केट फॉर्म है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। इसमें से तो आना ही है आपके पेपर में, तो ये भी आप एक बार देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 4 तरीके की हमारे मार्केट्स होती हैं, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक और एक होता है ओलिगोपोली। पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसा कंपटीशन है जो परफेक्ट है, यानी कि जो आइडियल सिचुएशन है, इट डजंट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में ऐसा कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट जो हो वो ऐसी ही हो। दिस इज एन आइडियल सिनेरियो, ठीक है, मार्केट का एक आइडियल सिनेरियो है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का क्या मतलब है कि इतने सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं मार्केट के अंदर, अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर हैं मार्केट के अंदर, कि एक बायर का टोटल डिमांड के अंदर इतना इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है और एक सेलर का टोटल सप्लाई में इतना इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है कि दोनों ही मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर पाते। समझ में आ रही है ये चीज़। मार्केट प्राइस जो है उसको ना तो एक सिंगल सेलर इम्पैक्ट कर पा रहा है, ना ही एक सिंगल बायर इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज देयर प्रोपोर्शन इन द टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है। इसीलिए क्या हो रहा है, आपकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो यूनिफॉर्म रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर योर फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है, क्या होता है, फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, ठीक है। जो इंडस्ट्री है वो डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमिन करती है और हर फर्म को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी फर्म जो है उसका टोटल सप्लाई के अंदर प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है, इसीलिए वो प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। सो द इम्प्लीकेशन हेयर इज दैट यूनिफॉर्म प्राइस विल प्रिवेल इन द मार्केट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पर क्या होता है, आपका नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पर वेरी लार्ज होते हैं, नॉट ओनली लार्ज बट वेरी लार्ज।
नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, सेम, सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो जितने भी मार्केट के अंदर सेलर्स हैं वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे वो शेप की बात हो, कलर की बात हो, साइज़ की बात हो, क्वालिटी की बात हो, हर तरीके से सेम है। यहाँ पर आपका डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आपका डिमांड कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यही आपका ए आर है, यही आपका एम आर है। ए आर इज इक्वल्स टू एम आर होता है, यहाँ पर हमारा ए आर है, यही हमारा एम आर है, और यही हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। ए आर इज द डिमांड कर्व ओनली, ठीक है, क्योंकि ए आर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस, ये हम सबको पता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस होता है, और प्राइस और क्वांटिटी में कैसा कौन रिलेशनशिप दिखाता है, डिमांड कर्व ही, ठीक है। तो ए आर इज द डिमांड कर्व ओनली, और इस केस में आपका ए आर और एम आर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि फर्म इज द प्राइस टेकर। एंट्री आपकी यहाँ पर क्या होती है, फ्री होती है, ठीक है, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट होता है यहाँ पर, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, क्लियर। अब इसकी पूरी अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत एक परफेक्ट कंपटीशन खुद में ही एक क्लास लेने वाला टॉपिक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल आपको पढ़ लेना है। देन मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली वर्ड ही में ही क्या है, मोनो का मतलब वन, ठीक है, और पॉली का मतलब क्या है, सेलर। तो मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही सेलर है, एक ही इंसान है जो सामान बेच रहा है, तो वो क्या है, वन यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स है। देन उसका प्रोडक्ट कैसा है, यूनिक है, एकदम अलग सा प्रोडक्ट है, तभी तो वो अकेला बेच रहा है ना मार्केट के अंदर, क्योंकि उसके अलावा कोई और बेच ही नहीं सकता वो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट ही एकदम यूनिक है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड होती है। यहाँ पर इनइलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि उसका कोई सब्सिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, इसीलिए उसी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, क्लियर। प्राइस कंट्रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, पूरा प्राइस जो कंट्रोल रहेगा किसके हाथ में रहेगा, मोनोपोलिस्ट के हाथ में रहेगा, वो कितना भी प्राइस चार्ज करता रहे, बट एक लिमिट तक ही वो अपना प्राइस चार्ज कर सकता है, उसके बाद उसको प्राइस फॉल करना ही पड़ेगा, बिकॉज द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनइलास्टिक होता है बट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, स्टीप होगा लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्लियर। इसीलिए प्राइस तो उसको कम करना पड़ेगा एक लेवल के बाद। ईज ऑफ एंट्री, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं आपके, ठीक है, बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स, मतलब यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर आपके बैरियर्स होते हैं, क्लियर। या फिर आपके नेचुरल बैरियर्स भी हो सकते हैं, मतलब आपको कोई कॉस्ट एडवांटेज हो या फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो तो उसकी भी बात यहाँ पर हो सकती है। चलो, जो नेचुरल मोनोपोलिस्ट होते हैं आपके। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में भी आपकी जो फर्म्स होती हैं दे आर लार्ज इन नंबर, नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जितनी नहीं होती, बट फिर भी यहाँ पर आपकी फर्म्स क्या होती हैं, बायर्स भी और फर्म्स भी काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं, क्लियर। प्रोडक्ट होता है इनका डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट सबका एक जैसा ही होगा, ठीक है, लेकिन वो हर किस जो उनके अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं टूथपेस्ट इंडस्ट्री की, तो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में क्या है, सब लोग एक ही जैसा टूथपेस्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। जैसे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू है, क्या आपके टूथपेस्ट के अंदर ये जड़ी बूटी है, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा डाल दिया, या ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग ऐसी कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट थोड़ा अलग लगने लगे दूसरों से, ठीक है। दैट इज व्हाई दे हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इलास्टिसिटी यहाँ पर हाई रहती है, ठीक है, आपका जो डिमांड कर्व बनेगा दैट विल बी फ्लैटर, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा बट दैट विल बी फ्लैटर, क्लियर। प्राइस कंट्रोल यहाँ पर पार्शियल रहता है, ठीक है, यहाँ पर ना तो आपकी जो इंडस्ट्री फर्म होती है ना तो वो प्राइस टेकर होती है ना प्राइस मेकर होती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है, मोनोपोलिस्ट में प्राइस मेकर होती है, और मोनोपोलिस्टिक में नन, ठीक है, कोई भी नहीं होती, ना प्राइस टेकर ना प्राइस मेकर, अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से वहाँ पर प्राइस चार्ज होता है और एज पर द कंज्यूमर ऑल्सो। देन ईज ऑफ एंट्री, यहाँ पर भी आपके फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है एंड लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नाउ कम्स ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कैसा आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, ओलिगो जिसका मतलब क्या है, फ्यू, ठीक है, ओली मतलब फ्यू, ठीक है, तो यहाँ पर आपके फ्यू फर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर, कम फर्म्स, जैसे 3-4 हो गई, 10 हो गई, ठीक है, जिनको आप गिन सकते हो बिल्कुल हाथों के ऊपर, उतनी फर्म्स है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है इसका टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री आपकी क्या है, ओलिगोपोली होती है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं कुछ ही आपकी फर्म्स है उसमें, जैसे वोडाफोन और आइडिया, ठीक है,
मतलब वो एक ही हो चुके हैं अब आपके वीआई, तो वो हो गया। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, एक रिलायंस आपका हो गया जियो, ठीक है। देन एक आपका एयरटेल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ही आपकी है जो मार्केट के अंदर है, तो इनको आप हाथों में गिन सकते हो टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो ये क्या है, ऑलिगोपॉली है। अब ऑलिगोपॉली में आपके कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों होते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी स्मॉल रहती है, क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग ये सामान आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ज़्यादातर कार्टेल बना लेते हैं। कार्टल्स क्या होते हैं कि मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है, मिलजुल के प्राइस सेट कर लेते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप देखोगे अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो अगर एक कंपनी के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, उनके प्लान्स बढ़ जाते हैं, तो दूसरी के भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्यों बढ़ने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि वो एक ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो उनको लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ओलिगोपॉली वाला स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से इलास्टिसिटी स्मॉल रहती है, आपका इनइलास्टिक रहेगा डिमांड। देन प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल यहाँ पे जो अगर तो सेम है, ठीक है, अगर तो सेम आपका रहेगा होमोजीनियस के अंदर, और लार्ज रहेगा आपका कंट्रोल डिफरेंशिएटेड के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी अलग है किसी से, तो आप क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं, लार्ज आपका प्राइस कंट्रोल रहेगा, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो अगर आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से थोड़ा अलग दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, आपका प्राइस कंट्रोल थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा प्राइस कंट्रोल नहीं रहेगा अपने प्रोडक्ट पे। देन ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ एंट्री क्या है, यहाँ पर एंट्री आपकी लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड एंट्री होगी, ना तो फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड होती है, ना ही आपकी फ्री एंट्री होती है, लिमिटेड एंट्री है, क्लियर। तो दिस वाज इट फॉर योर मार्केट फॉर्म्स। नेक्स्ट कम्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंडीशंस की फॉर्म में भी आता है और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। सब मार्केट स्ट्रक्चर की इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन की कैसी हैं आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सबसे पहली है एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है, एम आर आपका एम सी के बराबर होना चाहिए, और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है, आपका जो एम सी है वो एम आर को नीचे से कट करके जाए, या फिर एम सी इज मोर देन एम आर आफ्टर द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट रन के लिए, ठीक है, शॉर्ट रन में ये आपकी कंडीशंस होती हैं। लॉन्ग रन में क्या कंडीशन होती है, लॉन्ग रन में आपका एक तो प्राइस इज इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए, पी इज इक्वल्स टू एम सी, और P इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब सारे आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। सो इट इज़ इजी टू रिमेंबर लॉन्ग रन के लिए, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं मोनोपोली, सॉरी किसकी, मोनोपोली की बात करते हैं, आगे आएगा, हाँ ये रहा मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या है, आपकी सेम कंडीशंस हैं शॉर्ट रन के लिए, ठीक है। शॉर्ट रन में एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, जैसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। बट लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, एक तो एम आर इज इक्वल्स टू एम सी और दूसरा पी इज मोर देन ए सी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, पी इज मोर देन ए सी रहेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है। चलो अब ये देखो, ये रहा आपका P इज मोर देन एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, क्योंकि आपका P जो है वो एम आर से ज़्यादा है, प्राइस जो है आपका एम आर से ज़्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप इस फिगर को देखो, ए आर आपका ऊपर है, डिमांड कर्व आपका ऊपर लाई कर रहा है, और एम आर नीचे लाई कर रहा है, तो ऑलवेज योर प्राइस विल बी अबव द एम आर, ठीक है। तो प्राइस विल बी मोर देन एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, क्योंकि एम आर तो एम सी के बराबर ही है, फर्स्ट कंडीशन आपकी यही होती है, समझ में आया। दिस इज फॉर लॉन्ग रन, तो आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों का याद रखना है, ये ध्यान रखना। चलो देन अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होगा, अगर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे देखेंगे, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मिनिमम लॉसेस कब होंगे, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, क्लियर। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन में आपके परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली के अंदर आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रहेंगे लॉन्ग रन में, क्यों रहेंगे, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, एंड देयर आर n नंबर ऑफ बैरियर्स इन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द अदर फर्म्स, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और मोनोपोलिस्टिक में भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्लियर। मतलब शॉर्ट रन में तो तीनों हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी, और मिनिमम लॉसेस भी। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक में भी नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये वर्ड कहाँ पर होती है एक्सेस कैपेसिटी, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के अंदर। चलो
अब कुछ एक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है अपने पेपर के लिए। क्या फार्मूला है वो, ये देखो, प्राइस आपका ए आर के बराबर होता है, ठीक है, और ए आर आपका एम आर इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, एम आर की जगह पे आप एम सी भी लिख सकते हो, क्योंकि कंडीशन हमारी कहती है एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। तो ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखना है, इससे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको फॉर्मूला को याद रखना है। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट आपका है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। अब डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। लर्नर ने जो दिया है अपना इंडेक्स, वो देखो क्या है, P माइनस एम सी डिवाइडेड बाई P, या फिर P माइनस एम आर बाई P, क्योंकि एम सी और एम आर बराबर ही होते हैं। बेन ने क्या दिया है, P माइनस एल ए सी डिवाइडेड बाई P। ट्रिफिन ने क्या दिया है, 1 बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपको ध्यान देना है, ये तीनों के आपको डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर याद रखना है। वैसे मेन तो जो है आपका ये दोनों का है, लर्नर और बेन का, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिफिन का, तो ये तो अच्छे से आप कर लेना। चलो, नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओलिगोपोली स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, इसको हम इन डिटेल अभी समझेंगे, क्लियर। मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो। ओलिगोपोली अगर आपकी कॉल्यूसिव हो, दो तरीके की हो सकती है, कॉल्यूसिव और एक नॉन कॉल्यूसिव, ठीक है। कॉल्यूसिव क्या होती है, जब वो लोग मिलकर काम करते हैं, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्यूसिव। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नॉन कॉल्यूसिव की, तो यहाँ पर जितने भी आपके फर्म्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो मिलकर काम नहीं करते, वो इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अगर कॉल्यूसिव है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कार्टेल, या फिर एक प्राइस लीडरशिप हो सकती है। प्राइस लीडरशिप में भी आपका लो कॉस्ट फर्म, डोमिनेंट और बैरोमेट्रिक, ठीक है। प्राइस लीडरशिप के अंदर क्या है, सबसे पहला लो कॉस्ट, जिसकी लो कॉस्ट होगी वो क्या होगा यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका फायदे में रहेगा। देन डोमिनेंट, जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होगा वो आपका लीडर होगा। बैरोमेट्रिक, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी फर्म, वो आपकी लीडर रहेगी, क्लियर, ठीक है, और बाकी सब आपके फॉलोअर्स रहेंगे। कार्टेल में क्या होता है, सब लोग मिलकर क्या करते हैं, प्राइस सेट करते हैं। चलो, नेक्स्ट इज योर नॉन कॉल्यूसिव, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल्यूसिव इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉन कॉल्यूसिव आपके पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है, कूर्नो का मॉडल, ठीक है। कूर्नो का मॉडल क्या कहता है, जो आपकी बेसिक इसकी क्या कहते हैं नोटेशंस है, वो आपको ध्यान रखनी है। बेसिक नोटेशन क्या है कि यहाँ पर मोनोपोली प्राइस से कूर्नो का प्राइस क्या होता है, 2/3 होता है, ठीक है। मोनोपोली प्राइस से कूर्नो का प्राइस क्या होता है, 2/3 होता है, और आउटपुट क्या होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन के आउटपुट का 2/3 होता है। ये आपको ध्यान देना है, पेपर का क्वेश्चन है। देन यहाँ पर जो ईच फर्म होती है वो 1/3 होता है उसका आउटपुट, ठीक है। और हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि आउटपुट जो है दूसरी फर्म का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। हम अज्यूम करके चलते हैं कूर्नो के अंदर कि जो दो फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली में जो दो फर्म्स हैं हमारी, जिसको हम डुओपोली भी कह सकते हैं, क्योंकि दो ही फर्म्स हैं, तो ओलिगोपोली को हम डुओपोली कह सकते हैं, क्योंकि फ्यू में दो ही फर्म्स हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि एक जो फर्म है वो अपना आउटपुट चेंज कर रही है, अज्यूमिंग कि दूसरी वाली अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर वो ये चलता है। देन नेक्स्ट इज बर्ड ट्रेंड। बर्ड ट्रेंड में वो क्या अज्यूम करते हैं कि प्राइस इज कांस्टेंट, मतलब अगर एक फर्म अपना प्राइस चेंज कर रही है तो वो अज्यूम करती है जो उसकी राइवल फर्म है वो प्राइस अपना चेंज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट ही रखेगी, ठीक है। तो ये अजम्पशन है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज एजवर्थ। एजवर्थ आपका बर्ड ट्रेंड के जैसा ही होता है, यहाँ पर भी वो अज्यूम करके चलते हैं कि प्राइस कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और आपका एक डिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम भी यहाँ पर कोई नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टैकलबर्ग। स्टैकलबर्ग में आपकी बात होती है लीडर एंड फॉलोअर की, ठीक है। एक आपकी फर्म होगी लीडर जो ज़्यादा डोमिनेंट होगी, एक होगी आपकी फॉलोअर जो आपकी सबमिसिव होगी, क्लियर। चलो, अगर तो दोनों ही क्या हो, एक लीडर हो आपका और एक आपका फॉलोअर हो, ठीक है। अगर आपका एक लीडर हो और दूसरा फॉलोअर हो, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है, ठीक है। अगर दोनों ही फॉलोअर होंगे तो आपका क्या होगा, इनडिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम होगा। अगर एक फॉलोअर है दूसरा लीडर है, जो पहले भी हमने देखा, यहाँ पर भी आपका डिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम होगा। अगर दोनों ही लीडर हो जाए मार्केट में तो वो क्या होता है, आपका नाश इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। दैट इज गेम थ्योरी के अंदर हमने देखा हुआ है नाश इक्विलिब्रियम, वो भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी भी नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है, वो भी बताऊंगी गेम थ्योरी में। तो लीडर अगर दोनों हो तो नाश इक्विलिब्रियम होता है, क्लियर।
नेक्स्ट इज स्वीजी। स्वीजी का आपको ये याद रखना है कि किंग डिमांड कर्व उसने दिया था और यहाँ पर आपकी प्राइस और क्वांटिटी दोनों की रिजिडिटी होती है। ये पेपर के क्वेश्चन है दोनों ही, कि किंग डिमांड कर्व किसने दिया है, स्वीजी ने दिया है, पॉल स्वीजी ने दिया है। और यहाँ पर दोनों वो पूछते हैं प्राइस की रिजिडिटी होती है या क्वांटिटी की होती है या दोनों की होती है या नन। तो आपको ध्यान देना है दोनों की रिजिडिटी होती है, ना तो प्राइस में चेंज हो सकता है ना क्वांटिटी में हो सकता है। आपका डिमांड कर्व कैसा दिखता है, ऐसा सा कुछ दिखता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी एक किंग होती है। समझ में आया? चलो, सो दीज वर योर ओलिगोपोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो देन ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मोनोपोली बता दिया है मैंने आपको, परफेक्ट कंपटीशन बता दिया है क्या होता है, अच्छे से मैं समझा ही चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ से भी एक बार दोबारा देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आगे मैंने आपको बताया था सारा ये सब, ठीक है। यही वाली जो चीज़ अभी मैंने आपको पढ़ाई है वही नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स योर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एंड नाश इक्विलिब्रियम, जो मैंने आपको अभी बोला ही, ठीक है, जो आपका गेम थ्योरी का पार्ट होता है। तो अब ये कैसे निकालते हैं, देखो आपने अज्यूम किया कि दो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, दो आपके क्रिमिनल्स हैं जिनको जेलर ने पकड़ा है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, जो जेलर है वो उनको उन दोनों को नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या आंसर करेगा, कि वो कन्फेस कर देगा अपना जुर्म या फिर वो कन्फेस नहीं करेगा, दोनों को नहीं पता है, ठीक है। वो दोनों का जो भी क्या कहते हैं आंसर होगा वो अपने ऊपर होगा, दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। वो दूसरे का उनको नहीं पता वो क्या आंसर करने वाला है, दोनों अलग अलग रूम में उन्होंने बिठाए हुए हैं, ठीक है, ये अजम्पशन होती है। चलो तो अब उन्होंने कुछ 4 पे ऑफ दे रखे हैं। पे ऑफ क्या होते हैं, जो आपको यहाँ पर दे रखे होते हैं, ठीक है, जो आपके रिटर्न्स होते हैं, दैट इज सिंपली जो आपकी गेम का रिटर्न होता है वही आपके पे ऑफ्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 पे ऑफ दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पे ऑफ्स का क्या मतलब है ये मैं समझा देती हूँ सबसे पहले, कि अगर प्रिजनर 1 जो है वो कन्फेस कर देता है और प्रिजनर 2 भी कन्फेस कर देता है तो ये दोनों 8 साल के लिए जेल में जाएंगे, ठीक है। अगर प्रिजनर 1 कन्फेस कर देता है और ये कन्फेस नहीं करता, प्रिजनर 2 कन्फेस नहीं करता, तो क्या होगा, प्रिजनर 1 जो है उसको तो जेल होगी नहीं और जो 2 है उसको 10 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट कन्फेस करता, अगर वो कन्फेस नहीं करता प्रिजनर 1 लेकिन प्रिजनर 2 कन्फेस कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 होगा उसको जेल नहीं होगी और 1 को क्या हो जाएगी 10 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट जो आपका है, अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते तो दोनों को क्या मिलेगी, 1-1 साल की सज़ा मिलेगी। क्लियर, समझ में आता है ये सबको? तो ये तो हो गए आपके पे ऑफ, अगर आप समझना चाहते थे तो पे ऑफ हो गए। क्लियर। अब यहाँ पर आप नाश इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो इसको पहले रब कर देते हैं, एक सेकेंड। अब हम देखते हैं यहाँ पर नाश इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपको ना स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, अगर आपको नहीं पता है वैसे, क्योंकि अगर मैं इसको अच्छे से आपको समझाने लगूंगी यहाँ टाइम लगेगा, तो मैं आपको बस सिंपल स्ट्रैटेजी बताती हूँ कैसे करना है। एक आपको ऐसे लाइन लगानी है, एक आपको ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले वालों में आपको देखना है इधर से वर्टिकल में, ठीक है, इधर आपको देखना है वर्टिकल में, इधर भी आपको देखना है वर्टिकल में, ठीक है। देन आपको हॉरिजॉन्टल में देखना है, फिर इसमें और इसके बीच में, ठीक है। सेकेंड वाले का अगर आपको देखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा, इसका भी 0 और -1 का भी आपको हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व होना है। तो देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो जो फर्स्ट है यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल क्या सिचुएशन है, 8 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा, 8 साल की है तो आप इसको सर्कल कर लो। नेक्स्ट है फ्री हो जाना या फिर 1 साल की सज़ा, फ्री हो जाना बेटर है तो आपने इसको कर लिया। क्लियर। चलो अब हम आ जाते हैं प्रिजनर 2 के ऊपर। प्रिजनर 2 के लिए देखो 8 साल की सज़ा ज़्यादा सही है या 10 साल की, 8 साल की, तो उसने इसके ऊपर टिक कर लो। देन अगर मैं प्रिजनर 2 की यहाँ पर बात करूँ तो उसको 0 साल की सज़ा या फिर 1 साल की सज़ा, 0 साल की, तो वो इसको कर देता है, ठीक है। तो ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया। अब जिस भी पे ऑफ के अंदर दोनों के ऊपर सर्कल होता है वो आपका नाश इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका नाश इक्विलिब्रियम क्या है, कन्फेस एंड कन्फेस, दोनों क्या कर जाएं, अगर दोनों कन्फेस कर जाएंगे तो आपका नाश इक्विलिब्रियम होगा, दोनों को 8 साल की सज़ा होगी, ठीक है। लेकिन क्या ये एफिशिएंट है पॉइंट, क्या ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था? नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, ये दोनों ही मना कर देते, ठीक है। ये दोनों ही अगर मना कर देंगे तो दोनों को क्या होगी, 1-1 साल की सज़ा होगी, किसी को भी 10 साल की सज़ा नहीं होगी और किसी को भी 8 साल की सज़ा नहीं होगी, दोनों को 1-1 साल की होगी, जल्दी दोनों छूट जाएंगे। तो समझदारी यहीं पर होती है, अगर ये दोनों क्या कर जाते,
कन्फेस नहीं करते। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में बिठा देती या कभी मैं इनको पहले ही पता चल जाता अगर इनको कि ये पकड़े जाने वाले हैं, तो अगर ये पहले ही मिल जाते एक दूसरे से तो ये बात कर लेते कि भाई दोनों ही कन्फेस नहीं करेंगे, तो दोनों को क्या होगा, 1-1 साल की सज़ा मिलेगी, 1 साल में दोनों छूट जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, ये मोस्ट एफिशिएंट होगा। ठीक है, ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, दिस इज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, सिंपल, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट एफिशिएंट सिचुएशन है, परेटो एफिशिएंट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, परेटो एफिशिएंट है, परेटो एफिशिएंसी भी अभी मैं समझाऊंगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो दिस इज परेटो एफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है, लेकिन वो चूज क्या करेंगे, वो दोनों कन्फेस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने आपस में बात नहीं करी है। ठीक है, बात नहीं करी है तो वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे वो तो जो सामने वाला बंदा है अगर उसने कन्फेस कर दिया, ठीक है, अगर उसने कन्फेस कर दिया तो भाई मैं तो क्या जाऊंगा, 10 साल के लिए जेल में जाऊंगा। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर इसने कन्फेस नहीं किया, दूसरे ने कन्फेस कर दिया तो क्या होगा, मैं 10 साल के लिए चला जाऊंगा, वो तो बच जाएगा। ठीक है, तो इस डर से यहाँ पर वो क्या करेंगे, दोनों कन्फेस कर जाएंगे और दोनों को 8 साल की सजा हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो दिस वाज सिंपली योर नैश इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है कि हर कोई जो भी प्लेयर है, ठीक है, वो हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी चूज करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द अदर प्लेयर। दूसरा वाला जो है कितना भी अलग स्ट्रैटेजी चलता रहे या सेम चलता रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम स्ट्रैटेजी यूज करेगा। देखो हमने क्या क्या किया था अभी मार्क, एक ये किया था, एक ये किया था, एक ये किया था और एक ये किया था। ठीक है ना, चलो अब अगर मैं बात करती हूँ प्रिजनर 1 की, तो प्रिजनर 1 ने क्या किया था, पहले भी कन्फेस किया और दूसरी बारी में भी कन्फेस किया। ठीक है, कन्फेस ही है ना प्रिजनर 1 की, ये वाली है, डोंट कन्फेस वाली है। तो दोनों केसेस में उसने कन्फेस ही किया है। ठीक है, दोनों सिचुएशन के अंदर, चाहे प्रिजनर 2 कन्फेस करे तो भी उसने कन्फेस किया, अगर वो डोंट कन्फेस करे तो भी उसने कन्फेस किया है। तो इसका मतलब इसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, कि प्रिजनर 2 जो है चाहे कन्फेस करे या ना करे, ये हमेशा कन्फेस करेगा। तो दिस इज हिज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रिजनर 2। प्रिजनर 2 ने देखो क्या किया है, प्रिजनर 2 ने यहाँ पर भी क्या किया, अपना कन्फेस किया और यहाँ पर भी क्या किया, कन्फेस किया। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या हुआ है, प्रिजनर 2 ने दोनों केसेस के अंदर अपना कन्फेस ही किया है। ठीक है, कन्फेस क्यों किया है, एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ गलती कर दी, ये रहा कन्फेस और ये वाला कन्फेस। तो दोनों केसेस के अंदर क्या किया, उसने कन्फेस ही किया। क्यों? इसी डर से कि उसको कहीं 10 साल की सजा ना हो जाए। ठीक है, तो इसकी भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है, कन्फेस करना, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता प्रिजनर 1 कन्फेस करे या ना करे, वो तो हमेशा कन्फेस ही करेगा। तो दैट इज हिज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का भी और नैश इक्विलिब्रियम का भी, तो दोनों पता होने चाहिए। क्लियर? चलो, देन नेक्स्ट है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, कंज्यूमर सरप्लस निकालो और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालो। इसका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज होती है। आपको डालनी है वैल्यू 0 to x, जो भी आपकी डिमांड की वैल्यू होगी। ठीक है, x की वैल्यू होगी या d की वैल्यू होगी, जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है और fx dx करना है। अब fx क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि जो प्राइस को हम लिखते हैं किसकी फॉर्म में, डिमांड की फॉर्म में। ठीक है, प्राइस को जब हम लिखते हैं डिमांड की फॉर्म में, यानी कि अब आपका ये x की फॉर्म में लिखा हुआ होगा सिंपली, क्योंकि मैं यहाँ पे डिमांड x मान रही हूँ ना, तो ये x की फॉर्म में होगा। जब आपका x की फॉर्म में होगा या d की फॉर्म में होगा या q की फॉर्म में होगा, दैट इज योर इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो आपको यहाँ पर इनवर्स डिमांड फंक्शन ही पुट करना है। फिर जब ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी, फिर माइनस करना है आपको p इंटू एक्स। p क्या है, प्राइस आपको दिया हुआ होगा वहाँ पर क्वेश्चन में, और इंटू x कर देना है। ठीक है, x की वैल्यू आपको दी हुई होगी। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अगर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, px को आपको पहले लिखना है। ठीक है, px पहले लिखना है और माइनस करना है फिर ये वाला फंक्शन आपका। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन आपको बाद में माइनस करना है फ्रॉम p इंटू एक्स, वो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा यहाँ पर PDF कंप्लीट हो गया। मैंने उसको किस बीच में से शुरू किया था, जो मैंने पिक्चर्स ली थी वो थोड़ा ऊपर नीचे ले ली थी, इसीलिए मैंने बीच में से शुरू किया था। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं अब। ठीक है ना,
देन दिस कम्स डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसके लिए एक पहले भी मैंने दे रखा है, ये 3 जगह पर मैंने डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिया है, तीनों में अलग अलग डेफिनेशंस दे दी हैं, ठीक है, कि किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले वो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने 3 तरीके से दिया है, तीनों तरीके से पढ़ाऊंगी। अभी एक सेकेंड रुको, ये रहा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, जो ये वाला है आपका, इसको मार्क कर लो कौन से पेज नंबर पे है, ये 15th पेज नंबर के ऊपर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट की जो डेफिनेशन रहती है वो वाली है, ये पेपर की ही जो क्वेश्चन पेपर में आपकी डेफिनेशन थी मैंने वहीं से ही नोट किया था, ठीक है ना। चलो, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है किसका फीचर? ये होता है मोनोपोली का फीचर, ठीक है, क्योंकि जो मोनोपोली है वही क्या कर सकता है, अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकता है, और वो हमेशा प्राइस चार्ज करता है आपकी इलास्टिसिटी के ऊपर बेस करके, ठीक है। और वो डिस्क्रिमिनेट करता है प्राइस, मतलब एक बंदे से दूसरा ले लिया, दूसरे से दूसरा ले लिया, एक मार्केट में एक प्राइस ले लिया, दूसरी मार्केट में दूसरा प्राइस ले लिया, ठीक है। तो यही क्या है, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो अब अगर सीधा सीधा दिया हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो वो क्या होता है, चार्जिंग कस्टमर्स डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट बेस्ड ऑन अ बायस टूवर्ड्स ग्रुप्स ऑफ पीपल विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हर बंदे से सेम प्रोडक्ट के लिए हर बंदे से अलग अलग प्राइस लेना, ठीक है, सिंपल। ये तो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर ईच यूनिट कंज्यूम। जितनी भी आप यूनिट लोगे, यानी कि अगर आपने 1 यूनिट ली किसी कमोडिटी की तो उसके लिए प्राइस अलग, अगर आपने 2 यूनिट ली तो उसके लिए प्राइस अलग, 3 ली तो उसके लिए प्राइस अलग, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट इज सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री क्या होता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपको कम प्राइस पड़ेगा, अगर आप कम क्वांटिटी लेते हो तो आपको ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, जो आपका रिटेल और होलसेल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, वैसा ही। दिस इज सेकंड डिग्री। नेक्स्ट इज थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री क्या है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स और इन डिफरेंट मार्केट एज पर द इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी के हिसाब से जो आपका होता है दैट इज थर्ड डिग्री, ठीक है। हर मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना एज पर द इलास्टिसिटी। जहाँ पर आपकी इन इलास्टिक डिमांड होगी वहाँ पर प्राइस ज़्यादा चार्ज होगा, जहाँ पर इलास्टिक डिमांड होगी वहाँ पर प्राइस आपका कम चार्ज होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ये भी पेपर का क्वेश्चन है। जहाँ पर इन इलास्टिक होगा वहाँ प्राइस ज़्यादा, जहाँ इलास्टिक होगा वहाँ प्राइस कम, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से। दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्म प्राइस। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग। यूनिफॉर्म प्राइसिंग क्या होता है, सेम प्राइस फॉर एवरी यूनिट सोल्ड टू एनी कंज्यूमर, ठीक है। कितनी भी क्वांटिटी तुम सेल कर रहे हो, हर यूनिट के लिए तुम सेम प्राइस चार्ज करोगे हर बंदे से, दैट इज यूनिफॉर्म प्राइसिंग, ठीक है। थर्ड डिग्री अभी हम बात कर ही चुके, इसकी दूसरी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। सेकंड डिग्री भी कर चुके, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेना। फर्स्ट डिग्री की भी देख लेना, थर्ड डिग्री की भी। हाँ, थर्ड डिग्री के अंदर आपका क्या होता है, आपकी एमसी जो होती है आपकी अलग अलग एमआर के साथ मैच करते हो कि ये एमआर क्या है, ये आपकी फर्स्ट मार्केट का एमआर है, ये आपका सेकंड मार्केट का एमआर है, ठीक है। कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहेगी, एमसी आपकी सेम ही रहती है, तो एमसी के बराबर आप अलग अलग एमआर को पुट कर सकते हो, ठीक है। देन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो आपका पीएचडी का एंट्रेंस होता है उसके लिए लिखा था, ठीक है ना। तो पीएचडी एनआईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट आपका ये रहा एक डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ठीक है, समझ में आया। चलो, ये मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होगी प्राइस ज़्यादा, जहाँ पर इलास्टिक होगा प्राइस कम, ये भी मैंने बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग। इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग क्या होती है, सेपरेटिंग कस्टमर्स विद डिफरेंट डिमांड फंक्शंस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स विच लीड टू चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इंटरटेम्पोरल क्या है, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ठीक है। सिंपली दिस इज दैट। पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, चार्जिंग हाई प्राइजेस एट पीक टाइम बिकॉज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कॉज MC2 भी हाई, ठीक है। ये क्या होता है आपका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है, जब आपका एकदम पीक आवर्स होते हैं तो आपको वो ज़्यादा प्राइस की पड़ती है। अगर आप जब पीक आवर नहीं है, यानी कि जब सब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब आप यूज़ करो तो वो कम प्राइस की पड़ती है, ठीक है।
देन अगर आप बात कर रहे हो मेट्रो, जो अगर मेट्रो में आपने ट्रैवल किया तो वहाँ पर क्या होता है, जो पीक आवर्स होते हैं आपके, जब सब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, उस टाइम पे आपका अगर आप मेट्रो में जाओगे तो चार्ज ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप एक फ्री टाइम के ऊपर जाते हो ना, जैसे अगर आप दोपहर के टाइम में जा रहे हो जहाँ पर किसी को ऑफिस से आना नहीं है, जाना नहीं है, उस टाइम प्राइजेस जो रहते हैं मेट्रो के वो कम रहते हैं। वहाँ पर भी क्या होती है, पीक लोड प्राइसिंग का ही कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर? चलो, तो ये तो था आपका डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज योर फंडामेंटल थ्योरम्स। वेलफेयर की जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एनी जनरल कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम इज परेटो ऑप्टिमल या फिर परेटो एफिशिएंट। ठीक है, आपका जो भी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम होगा, जो भी आपका प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी आपका इक्विलिब्रियम होगा, वो आपका परेटो एफिशिएंट होगा। अब परेटो एफिशिएंट या परेटो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अगर आपको एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ करना है तो दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप किसी एक बंदे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे से सेटिस्फैक्शन लेनी पड़ेगी और फिर उस बंदे को देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब वो दोनों ही एक ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच चुके हैं जहां पर अगर मुझे एक को बढ़ाना है, एक को बेटर ऑफ करना है, तो दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। दैट इज योर परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो, तो वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा परेटो ऑप्टिमल होता है। दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट इज योर सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फॉर एवरी परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन देयर इज अ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम गिवन द इनिशियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका कि एनी परेटो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम कैन बी रीच थ्रू एन अप्रोप्रिएट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट्स। क्लियर? अगर आप इनिशियली परेटो एफिशिएंट पॉइंट पर नहीं हो, ठीक है, यानी कि अगर आप किसी को बेटर ऑफ करना चाहते हो दूसरे को, तो दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा, ऐसी आपकी सिचुएशन है, तो उससे आप एक परेटो एफिशिएंट सिचुएशन में पहुंच सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपका एक ऐसा इक्विलिब्रियम हो जो परेटो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप उस पॉइंट से आप परेटो एफिशिएंट की तरफ मूव कर सकते हो अगर आप अपनी जो इनिशियल एंडाउमेंट है, जो आपकी इनिशियल वेल्थ है, उसको क्या करोगे, आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी कि आप जब अपने ट्रांजैक्शन से पहले जितना भी आपके पास गुड एक्स है या गुड वाई है, उसको अगर आप इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स कि आप एक परेटो इनएफिशिएंट पॉइंट से परेटो एफिशिएंट पॉइंट की तरफ पहुंच जाओ। दिस इज योर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्या ध्यान देना है, कंपेटिटिव से परेटो, हर कंपेटिटिव जो इक्विलिब्रियम है वो परेटो होता है। सेकंड में क्या है, हर आपका जो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है वो आपका परेटो एफिशिएंट बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर आप अपनी इनिशियल एंडाउमेंट को क्या करें, रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। क्लियर? सो दीज वर योर फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू ए सी होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आपका ए आर इज मोर देन ए सी, एंड लॉसेस क्या होते हैं, ए आर इज लेस देन ए सी। ठीक है, ये पहले बता चुकी हूँ। शट डाउन कब करती है एक फर्म, आपकी शट डाउन करती है व्हेन प्राइस इज लेस देन ए बी सी। पेपर का क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है। ठीक है, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब आप क्या करते हो, शट डाउन कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लॉसेस से कम हो जाता है। ठीक है, आपका, और ये भी क्वेश्चन एक बार आया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ऐसा, मतलब आपके अलग अलग आपको कर्व्स दे रखे थे और बोला था कि इनमें से कौन सा कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगी तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे जीरो हो सकती है। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन था, तो ये भी ध्यान रखना, मुझे याद आ गया। तो दिस इज योर शट डाउन पॉइंट, ये भी ध्यान देना है। कब शट डाउन करते हैं, जब प्राइस इज लेस देन एबीसी होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, ये वही सेम ही फॉर्मूला है, एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस या फिर ए आर। अब ये प्राइस डिवाइडेड बाय ए आर नहीं है, ये मैंने ऑब्लिक का साइन लगाया है। प्राइस लिख लो या ए आर लिख लो, एक ही बात है। देन इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + 1 डिवाइडेड बाय ई से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है सिंपली इसके अंदर, सेम ही फॉर्मूला है। देन इलास्टिसिटी एंड पीओसी, अगर आपकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी डिमांड की, तो प्राइस ऑफर कर्व, ठीक है, ये आपका कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ईडी अगर आपका लेस देन 1 है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इज इक्वल्स टू 1 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ऐसे आपका बनेगा पीओसी। ठीक है ना, चलो ये आपको ध्यान देना है। देन
शॉर्ट रन, ये मैं बताया है मैंने आपको, अभी नहीं बताया, हाँ ठीक है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी एंड एमसी इज मोर देन इक्वल टू एवीसी, ठीक है, ये आपका क्या है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होता है? एमसी इज मोर देन इक्वल टू एसी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एवीसी से ज़्यादा होगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एसी से ज़्यादा होना चाहिए आपका एमसी, ठीक है। देन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मैं आपको बता चुकी हूँ परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का भी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ये तो आपका इससे रिलेटेड नहीं है, कहाँ गया ये वाला, ये आपकी रॉय आइडेंटिटी जो है, नहीं इसी से रिलेटेड है वैसे तो, अगर लेकिन पेपर सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, पेपर में नहीं पूछी जाती। ये भी पीएचडी से रिलेटेड लिखा हुआ है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा लेकिन। तो लॉन्ग रन मैक्सिमम आउटपुट ऑफ फर्म, ये भी आपके पेपर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है ये भी पीएचडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो ये वाला भी जो आपका स्लाइड है ये भी आपके उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या नाम है, पीएचडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ये देखो ये आपको याद रखनी है। अगर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, इक्वल टू 1 हो, तो टोटल रेवेन्यू कैसा होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है उसका। अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है तो टोटल रेवेन्यू अपवर्ड स्लोप करता है। अगर इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 होती है तो टोटल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना। बाकी ये भी आपका क्या है, उससे रिलेटेड है, पीएचडी से रिलेटेड है, तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, करना हो तो कर लेना, फॉर्मूलाज ही हैं, ठीक है। देन डेड वेट लॉस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेड वेट लॉस अगर आपको निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, एक तो है हाफ इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा क्यू, ठीक है, प्राइस में जितना चेंज आए और क्वांटिटी में जितना चेंज आए डिवाइडेड बाय 2, ये आपका डेड वेट लॉस निकलता है। या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रख लो। नहीं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ टर्म्स क्या क्या हैं। ये तो है 1/2, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी, प्राइस और टैक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, डेड वेट लॉस है। देन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो लमसम टैक्स लगाओ, ठीक है, अगर लमसम टैक्स है, ये आपके पिछले उसमें भी आया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो उसमें भी आया था। अगर आप लमसम टैक्स लगाते हो तो बर्डन किसके ऊपर आता है, मोनोपोलिस्ट के ऊपर आता है, ठीक है, लमसम टैक्स अगर आप लगाते हो तो मोनोपोलिस्ट के ऊपर आता है। यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज करता है और एसी बढ़ता है सिर्फ, और बाकी किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता, ना प्राइस पे, ना मार्जिनल कॉस्ट पे, ना आउटपुट के ऊपर, सिर्फ आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती है और प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है, बर्डन मोनोपोलिस्ट पे आता है। नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक या फिर एड वॉलरम टैक्स, ठीक है, इसका बर्डन किस पे आता है, बायर पे आता है, मोनोपोलिस्ट पे नहीं आता। यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी फॉल करता है, प्राइस भी बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती है और आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सब में चेंज आता है सिवाय लमसम टैक्स के। लमसम टैक्स में क्या होता है, आपका सिर्फ प्रॉफिट में डिक्रीज होगा और एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, क्लियर, बाकी किसी में चेंज नहीं आता। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स या एड वॉलरम टैक्स क्या होता है आपका, सब में चेंज आता है इससे, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन ये भी आपका क्या है, पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। देन दिस इज योर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, केसेस ऑफ मार्केट फेलियर, कब कब आपका मार्केट फेलियर होता है, इसका क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, इस बार भी मिलेगा, हर बार मिलता है, तो इसको अच्छे से कर लो। तो इसके 12 केसेस हैं, देख लो। सबसे पहला एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो अगर तब, एडवर्स सिलेक्शन में, मॉरल हजार्ड में, ओनरशिप राइट्स हो अगर आपके पुअरली डिफाइंड, एक्सटर्नैलिटी के केस में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, एनवायरमेंटल गुड हो, पब्लिक गुड हो, मेरिट गुड हो, पॉल्यूशन हो, प्राइस सीलिंग हो, प्राइस फ्लोर हो, ठीक है, इन सब के केस में क्या होता है, मार्केट फेलियर होता है, ठीक है। पब्लिक गुड आपका, इसका मुझे ध्यान आ गया, इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर कि पब्लिक गुड क्या होता है। पर पब्लिक गुड वो होता है विच इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, ठीक है, यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब होता है कि आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते फ्रॉम इट्स कंजम्पशन। जो भी पब्लिक गुड है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फ्री में प्रोवाइड कर रही है, उससे आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते, ठीक है, हर कोई उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज नॉन राइवल। नॉन राइवल का क्या मतलब है कि
किसी भी एक इंसान के यूज़ करने से दूसरे के लिए कम नहीं हो जाता। मतलब अगर मैं स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ रही हूँ तो वो दूसरे बंदे के लिए स्ट्रीट लाइट जो है वो कम नहीं पड़ जाती, कोई भी आके उस स्ट्रीट लाइट में पढ़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड में क्या है, दोनों फीचर होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी भी और नॉन राइवलनेस भी, ठीक है। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो देन हाँ आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज़ योर मोनोप्सोनिस्टिक मार्केट, ठीक है। तो ये मोनोप्सोनिस्टिक का भी आप एक बार देख लो, क्या कंडीशन होती है वो देख लो खाली, ये इतना अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी आपका पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी देख लो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होती है, देखो। तो कंडीशन क्या है, मोनोप्सोनिस्टिक का एक्सप्लॉयटेशन कब होगा, जब वेज रेट इज लेस देन योर MRPL, ठीक है। जब आपका मार्जिनल MRPL जो आपका है दैट इज MRPL जो वेज है आपकी, अगर आपकी कम हो वेज रेट से, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन होगा। और मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कब होगा, जब आपकी वेज रेट क्या हो, VMPL वेज से कम हो, ठीक है। सो दिस इज सिंपली योर कंडीशन। देन मोनोप्सोनिस्टिक वेज जो होती है आपकी, दैट इज लेस देन MRPL वेज विच इज लेस देन VMPL वेज, ठीक है। तो यही आपका सिंपल है। देन एक और चीज़ है, मोनोपोली इन गुड्स मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, तो यहाँ पे MRPL आएगा आपका। देन परफेक्ट कंपटीशन इन गुड मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों के अंदर होगा तो VMPL होगा, ठीक है। समझ में आता है सबको। तो आपको बस कंडीशंस याद रखनी है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये PhD के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ये तो खैर आपका वो है स्टैट्स का पार्ट है, ये तो मैं आपको करवाई चुकी हूँ, ठीक है ना, स्टैट्स वाले उसके अंदर। देन बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि जो आपका लेबर सप्लाई कर्व है ना, वो बैकवर्ड बेंड कर जाता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या कर जाता है, बैकवर्ड बेंड। अब ये क्यों कर जाता है, देखो अभी इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा है आपका, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी वेज बढ़ रही है, लेबर सप्लाई भी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसका वेज बढ़ रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है अपनी लेबर सप्लाई करने से, तो उसका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब कब तक होता है ये देखो, जब तक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन इनकम इफेक्ट, ठीक है। जब तक पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, तब तक क्या होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये क्या कर देता है, बैकवर्ड बेंड कर जाता है, यानी कि नेगेटिवली स्लोपिंग हो जाता है। इसका मतलब जब वेज बढ़ रही है तो वो अपनी लेबर सप्लाई कम कर रहा है, ठीक है। अपनी लेबर सप्लाई कम कर रहा है, इसका मतलब वो लेजर में ज़्यादा बिलीव करता है, काम करने में नहीं, अब वो आराम करने में ज़्यादा बिलीव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिचुएशन कब होती है, व्हेन योर नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मोर देन पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्लियर, समझ में आता है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी सिचुएशन ये याद रखनी है, ये पेपर में आता है कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मोर देन पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो बैकवर्ड बेंड हो जाती है आपकी लेबर सप्लाई। लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग कब होगी, वो तब होगी जब पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन योर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्लियर, ये भी पेपर में आता है, ठीक है, पेपर का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिस इज द वन पेज जिसके बारे में मैं आपसे बात करी थी स्टार्टिंग में कि अलग अलग इफेक्ट मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बैंडवेगन इफेक्ट। बैंडवेगन इफेक्ट क्या कहता है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, ठीक है। इसीलिए हम इसको खरीद रहे हैं क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई जो है उसकी डिमांड कर रहा है, हर कोई उसको खरीद रहा है, ठीक है। तो उनके शो ऑफ के लिए, सिंपली उनकी देखा देखी के अंदर, जो हमने पिछली क्लास के अंदर अपना पढ़ा था कंजम्पशन थ्योरी, कौन सी थी वो, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, उसमें हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। जो हाई इनकम हाउस होल्ड वाले लोग खरीदेंगे वही लो इनकम वाले खरीद रहे थे, वही कंज्यूम कर रहे थे, क्यों, बिकॉज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बिकॉज टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सोशल वैल्यू अटैच होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सोशल वैल्यू कि सब लोग खरीद रहे हैं इसलिए मैं खरीदूंगा। नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या है, ये ऐसा इफेक्ट होता है कि आप तब कमोडिटी को खरीदते हो, उसकी डिमांड तब करते हो जब वो कमोडिटी यूनिक होती है, ठीक है, जब वो कमोडिटी क्या है, यूनिक है। यहाँ पर आपकी स्टेटस वैल्यू होती है, आप यूनिक चीज़ खरीदते हो, जैसे एंटीक हो गया, एंटीक कोई आपने चीज़ खरीद ली, कोई पेंटिंग एंटीक खरीद ली आपने, ठीक है, कोई रेयर आपने कोई पेंटिंग खरीद ली, ठीक है, जैसे वो मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है ना, तो ऐसी आपने चीज़ें खरीद ली, तो ये क्या है, स्नॉब इफेक्ट है, क्योंकि वो चीज़ यूनिक है इसीलिए आप उसको खरीद रहे हो। नेक्स्ट इज वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या कहता है, वेबलन इफेक्ट है आपका
ये कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन क्या होती है? आपकी लग्जरियस कंजम्पशन, ठीक है। आप इसीलिए उस कमोडिटी को खरीद रहे हो क्योंकि उससे एक लग्जरी वैल्यू अटैच्ड है, क्लियर, जिससे आपका एक स्टेटस सिंबल मेंटेन होगा, क्लियर। जैसे कि आपने कोई कार खरीदी, जैसे आपने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, ठीक है, तो लैम्बोर्गिनी क्या है आपकी, या लैम्बोर्गिनी जिसको कहते हैं, सॉरी लैम्बोर्गिनी वो सॉन्ग की वजह से मेरे मुंह पे आ गया। तो लैम्बोर्गिनी जो है आपकी, ठीक है, वो आपने खरीद ली। तो क्यों खरीदी? बिकॉज ऑफ द वेवलन इफेक्ट, क्योंकि वो उसके साथ एक लग्जरियस वैल्यू अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए आपने उसको खरीदा क्योंकि वो एक प्रीमियम क्वालिटी की है। नेक्स्ट इज यहाँ पर आपका हिडोनिक इफेक्ट आता है। हिडोनिक इफेक्ट आपका ज़्यादातर यूज़ होता है किसके लिए? होम्स के लिए। पेपर का क्वेश्चन है आपकी, ये हाउस प्राइस से रिलेटेड होता है, ठीक है। हिडोनिक आपका जो इफेक्ट होता है ज़्यादातर हाउस के से रिलेटेड होता है, ठीक है, हाउस प्राइजेस से रिलेटेड, होम प्राइजेस से रिलेटेड होता है, रियल एस्टेट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? इमोशनल वैल्यू अटैच होती है, ठीक है। कोई भी इमोशनल वैल्यू अगर अटैच होगी किसी भी प्रोडक्ट से, फिर मैं उसको खरीद रही हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द हिडोनिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज परफेक्शनिज्म इफेक्ट। परफेक्शनिज्म इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि मैं इसीलिए किसी प्रोडक्ट को खरीदती हूँ अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। मैं हमेशा ज़ारा से खरीदूंगी, मैं हमेशा H&M से खरीदूंगी, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, ठीक है। वैसे मैं खरीदती नहीं हूँ, पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर ऐसे हम किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं जिसके साथ उसकी क्वालिटी अटैच्ड है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वजह से, तो दैट इज परफेक्शनिज्म इफेक्ट। लास्ट इज योर रेचेट इफेक्ट। रेचेट इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन ज़रूर बढ़ती है, लेकिन अगर किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी कंजम्पशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कंजम्पशन आपकी इनकम कम होने के साथ कम नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका एपीसी फॉल करेगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। रैचेट इफेक्ट भी किसका पार्ट है? आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का, ड्यूसनबेरी की जो है, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, कितनी ज़्यादा यूजफुल है वो, माइक्रो के अंदर भी आपकी यूज़ आ रही है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर लो, वहाँ पर पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है, पिछली वीडियो से। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलो, नेक्स्ट इज योर बायलेटरल मोनोपोलिस्ट, ठीक है। बायलेटरल मोनोपोलिस्ट क्या है? जब आपका सेलर मोनोपोलिस्ट हो और बायर क्या हो? मोनोप्सोनिस्ट हो। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, ठीक है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि मोनोपोलिस्ट सेलर जो होगा वो क्या करेगा कि बिल्कुल प्राइस हाई मुझे सेट करना चाहिए, और जो मोनोप्सोनिस्ट बायर होगा, मोनोप्सोनिस्ट का मतलब होता है एक बायर मार्केट के अंदर जब होता है ना, जैसे एक सेलर अगर मार्केट में हो तो वो मोनोपोलिस्ट, अगर एक बायर हो आपका डोमिनेंट बायर हो मार्केट के अंदर तो वो मोनोप्सोनिस्ट होता है। तो अगर दोनों ही ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट है और एक मोनोप्सोनिस्ट है, तो यहाँ पर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मोनोप्सोनिस्ट कहेगा भाई बिल्कुल फ्री में दे दे भाई मुझे, ठीक है, बिल्कुल लो प्राइस पे दे दे, और सेलर मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? बिल्कुल हाई प्राइस सेट करेगा कि नहीं मुझे तो ज़्यादा प्राइस चाहिए। तो कभी भी उनका मैच हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके वैसे उससे रिलेटेड है, पीएचडी से रिलेटेड ज़्यादा है ये टॉपिक, पर आप इतना याद रख सकते हो सिंपली कि बायलैटरल मोनोपोलिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट कम्स योर ये वाला टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और उससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, और पहले काफ़ी सालों पहले भी इसका क्वेश्चन आया, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना है। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या कहती है? अगर आपकी गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हो, ठीक है, अगर आपकी गुड्स मार्केट भी और फैक्टर मार्केट भी दोनों अगर परफेक्ट कंपटीशन में है, तो आपका कंडीशन क्या होती है? दैट योर VMPL विल बी इक्वल टू वेज, ठीक है, आपकी वेज क्या होगी? VMPL के बराबर होगी, ठीक है, समझ में आता है सबको? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वैल्यू क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि प्राइस से मल्टीप्लाई किया है मैंने MPL को, ठीक है, यहाँ पर होगा भी ये रहा, प्राइस को मल्टीप्लाई किया MPL से, इसलिए ये VMPL बन गया है, ठीक है। ये भी पेपर का क्वेश्चन है वैसे कि VMPL क्या होता है? प्राइस इंटू MPL होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है अगर गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट है अगर आपका फैक्टर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में हो, ठीक है, फैक्टर मार्केट अगर आपकी परफेक्ट कंपटीशन में हो, बट गुड्स मार्केट आपकी मोनोपोली में हो, ठीक है, गुड्स मार्केट आपका मोनोपोलिस्ट हो वहाँ पर, तो कहाँ पर आपका आएगा इक्विलिब्रियम? देखो तब आएगा आपका MRPL इज इक्वल्स टू वेज रेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी, लेबर सप्लाई आपकी कहाँ पर होगी? वेयर वेज रेट इज इक्वल्स टू MRPL, दैट इज योर मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ, सॉरी, MRPL इज योर, हाँ, MR इंटू MPL, ठीक है, MR इंटू MPL, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पर आपका MRPL आएगा वेज के बराबर।
समझ में आता है सबको अच्छे से? तो अगर दोनों में परफेक्ट कंपटीशन है, फैक्टर मार्केट में भी गुड मार्केट में भी, तो W इज इक्वल्स टू VMPL। लेकिन अगर आपका फैक्टर मार्केट परफेक्ट में है और गुड्स मार्केट मोनोपोलिस्ट है तो कहाँ पर होगा? MRPL इज इक्वल्स टू W। क्लियर, समझ में आता है? और यहाँ पर एक और कंडीशन होती है क्या, कि VMPL इज मोर देन MRPL हमेशा। क्यों? क्योंकि VMPL क्या है आपका? AR इंटू MPL। MRPL क्या है? MR इंटू MPL। हमको पता है AR इज मोर देन MR इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्ट। हमने पढ़ा था ना कैसा हमारा डिमांड कर्व था, दिस वॉज AR एंड दिस वॉज MR। ठीक है, तो हमेशा आपका AR ऊपर लाई कर रहा था MR से, इसीलिए AR विल ऑलवेज बी मोर देन MR। इसीलिए आपकी कंडीशन क्या आती है? VMPL इज मोर देन MRPL। ये पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो अगर दोनों परफेक्ट कंपटीशन में, गुड्स मार्केट भी और फैक्टर मार्केट भी, तो VMPL आपका MRPL के बराबर होगा, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपका AR इज इक्वल्स टू MR होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि गुड्स मार्केट में मोनोपोलिस्ट होगा तो VMPL इज मोर देन MRPL। क्यों? क्योंकि AR इज मोर देन MR होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखनी है, पेपर में आती हैं, ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट है आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन। उससे पहले हमें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन करना है। ठीक है, ये भी पेपर में काफ़ी बार आपने देखा होगा। देखो पूरा मैंने इसके अंदर कॉप डगलस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं पूछेंगे। क्लियर? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका कुछ ऐसा दिखता है, Q इज इक्वल्स टू A इंटू L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। ठीक है, ऐसा आपका दिखता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो A क्या है यहाँ पे आपका? A इज योर टेक्निकल कोफिशिएंट। ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, या इसको हम कभी सोलो रेजिडुअल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो सोलो मॉडल के अंदर हमारा रेजिडुअल है, दैट इज योर A। ठीक है, और इसी को हम दूसरे नाम से भी डालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दैट इज योर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, TFP। तो अगर आप TFP कह लो इसको, या सोलो रेजिडुअल कह लो, या टेक्निकल कोफिशिएंट कह लो, दैट इज सेम। ठीक है, तो A को आप अलग अलग तरीक़ों से डिनोट कर सकते हो। ये पेपर का क्वेश्चन ही है कि A को क्या कहते हैं। तो TFP भी होता है, सोलो रेजिडुअल भी होता है, और तीसरा मैंने क्या बताया आपको? टेक्निकल कोफिशिएंट। ठीक है, तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट L क्या है? लेबर। K क्या है आपका? कैपिटल। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा बीटा इज सिंपली आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके अगर लेबर से मैं देखूँ आउटपुट इलास्टिसिटी, दैट इज अल्फा, और अगर कैपिटल से देखूँ तो बीटा होती है आउटपुट इलास्टिसिटी। पेपर का क्वेश्चन है क्या होता है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, और हम इनको क्या कहते हैं? ये और होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन आउटपुट। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है ये आउटपुट के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका ये क्या होता है? रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर इन द टोटल आउटपुट। क्लियर? अल्फा। और बीटा क्या होता है आपका? रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल इन द टोटल आउटपुट। क्लियर? तो ये सारे नाम आपको ध्यान देने, कभी किसी नाम से पूछता है वो, कभी किसी नाम से पूछता है। देन यहाँ पर आपका लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये। ठीक है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है ये, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर क्या करो, सब L के आगे भी आप लैम्डा लगाओ, K के आगे भी लैम्डा लगाओ, तो बाहर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी डिग्री हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। दिस इज योर लीनियर होमोजीनियस। क्लियर? चलो, अब होमोजीनियस मैं नहीं समझाने बैठी हूँ, क्योंकि वो खुद ही में एक अलग टॉपिक है, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है और ना पेपर में पूछा जाता है। CRS कब होगा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कब होगा? जब आपका अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होगा? जब अल्फा बीटा लेस देन 1 हो। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होगा? जब अल्फा बीटा मोर देन 1 हो। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मैचिंग वाले टाइप में आया था ये। क्लियर? चलो, अगर वो पूछता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो वो कैसे निकालनी है? डेल्टा Q बाय डेल्टा K कर निकालनी है, वो ऐसे निकलेगी आपकी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पूछे तो डेल्टा Q बाय डेल्टा L ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होता है? वैल्यूज दी होती हैं, अल्फा की वैल्यू दी होती है, बीटा की वैल्यू दी होती है, तो आपको सिंपली इनके अंदर वो पुट कर देनी है। अभी आपको, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आती है, ठीक है, अगर आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आती है तो बहुत बढ़िया, आपको सिर्फ यही याद करना है कि क्या होता है MPL और MPK। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो इसको याद कर लो फिर। ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्टली आप क्या करना, अपना ये जो वो है वैल्यूज़ है उसको पुट कर देना। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है? Q बाय L होता है आपका, ये हो गया। देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल Q बाय K हो जाएगा। ठीक है,
देन इलास्टिसिटी में आपको बता ही चुकी हूँ, इलास्टिसिटी आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी, अल्फा होती है लेबर के रिस्पेक्ट में और कैपिटल के रिस्पेक्ट में बीटा होती है। क्लियर? दिस इज योर कंप्लीट क्या कहते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, चलो अब CES प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आपका, CES प्रोडक्शन फंक्शन हम नेक्स्ट वाला करने वाले हैं। दिस इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक दिया किसने है, ये पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, एरो, चेनरी, मिन्हास एंड सोलो। ठीक है, ये तो दिया है आपका किसने, एरो, चेनरी, मिन्हास एंड सोलो। चारों के नाम याद रखने हैं, चारों का नाम आ जाता है पेपर के अंदर। चलो अब ये कैसा दिखता है आपका, ये इस तरीके का दिखता है, जैसे कॉप डगलस का मैंने दिखाया था ना, A इंटू L की पावर अल्फा और K की पावर बीटा, वैसे ही CES आपका ऐसा दिखता है। जहाँ पर ये गामा क्या है, गामा इज योर एफिशिएंसी पैरामीटर। ठीक है, ये क्या है आपका, डेल्टा क्या है, डेल्टा आपका है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और ये रो क्या है, P जो आपका दिख रहा है इसको रो कहते हैं हम, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। अब ये तीनों आपके क्या थे, पेपर में आए थे, मैचिंग टाइप में आए थे कि ये कौन सा, गामा कौन सा होता है, एफिशिएंसी होता है, डेल्टा कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर होता है, रो कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देन अगर वो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालो। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रो से। ठीक है, देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। अगर तो यहाँ पर हो आपका नेगेटिव, ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। अगर यहाँ पर हो पॉजिटिव आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर होमोजीनियस होता है ये भी, लेकिन डिग्री क्या होती है 1। जैसे पिछले वाले में क्या थी, अल्फा प्लस बीटा थी डिग्री, यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। देन आपके एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होमोजीनियस होते हैं ऑफ डिग्री 0। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर रो की वैल्यू 1 हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर लेस देन 1 हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इक्वल टू 1 हो तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर आपका ये रो 0 हो जाए तो आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आपका CES क्या हो जाता है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता है। ये भी ध्यान देना, पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर 1 आ जाए तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज बन जाता है आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों में इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों में से क्वेश्चन आता है पेपर में। दिस इज योर एफिशिएंसी वेज मॉडल। एफिशिएंसी वेज मॉडल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। ठीक है, बाकी पढ़ना है तो पढ़ लेना। इनका नाम जिसने दिया था, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी वेज मॉडल किसने दिया था, येलेन एंड एकरलॉफ ने दिया था। ठीक है, येलेन एंड एकरलॉफ ने दिया था। ये नाम तो बिल्कुल याद रखना, लेकिन अगर आपको अंदर से भी अच्छे से पढ़ना है तो दिया हुआ है, आप इसकी PDF पढ़ लेना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और बाकी सब क्लासेस की भी PDF वहीं पर मैं सेंड करती हूँ। चलो नेक्स्ट इज योर कि कूर्नो इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और स्टैकलबर्ग का कैसे सॉल्व करना है, जो मैंने आपको वो बताए थे अभी, ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर्स बताए थे, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये उसका आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर आपको देखना है तो देख लो, अगर कभी पेपर के अंदर आ जाए कि निकालो कूर्नो इक्विलिब्रियम, जैसे इस बार आ भी गया था। ठीक है, तो उसके लिए आपके ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं, तो ये फार्मूलाज आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको दे दिए हैं। प्लस अगर आपको प्रॉफिट निकालने को कह दे, ठीक है, प्रॉफिट निकालने को कह दे इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो कैसे निकलता है, प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉफिट निकाल लेना है, तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन हाँ, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दे रखी है, ये ध्यान देनी है। जो आपका स्टैकलबर्ग से आउटपुट निकलता है, ठीक है, वो आपके कूर्नो के आउटपुट से ज़्यादा होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, कूर्नो के आउटपुट से ज़्यादा होता है स्टैकलबर्ग का आउटपुट, और जो प्राइस होता है स्टैकलबर्ग का वो लेस होता है कूर्नो के प्राइस से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे दी है। देन प्राइस ऑफ मोनोपोली इज मोर देन स्टैकलबर्ग, विच इज़ मोर देन कूर्नो, विच इज़ मोर देन बर्ट्रेंड, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बर्ट्रेंड के जैसा ही होता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे कम प्राइस किस में होगा आपका, बर्ट्रेंड और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मोनोपोली के अंदर। ठीक है, देन क्वांटिटी आपकी सबसे कम कहाँ पर होती है, मोनोपोली में या फिर चैम्बरलिन के मॉडल के अंदर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर मिलती है। ठीक है, अब कितने % होती है ये भी आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ रखा है पहले, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है।
देन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता रखा है आपका स्टैकरबर्ग का मॉडल, ये आप देख सकते हो। देखो मैंने आपको स्वीजी का बताया था ना कैसा डिमांड कर्व बनता है, वो मैंने यहाँ पर बना दिया। देखो कैसा है आपका, ऐसा, ठीक है, ऐसा बन गया आपका डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व बना है, ठीक है ना। ये आपका किंग आ रहा है ना यहाँ पर, तो किंग डिमांड कर्व है। यहाँ पे दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी की दोनों की रिजिडिटी होती है, ठीक है। देन ये चैम्बरलिन का मॉडल, ये बर्ट्रेंड का मॉडल आपका, देन दिस इज योर कूर्नो मॉडल, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में सब चीज़ें बताई चुकी हूँ वैसे कि क्या है हमारे ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट इज योर ये अभी देखते हैं हम कैल्डर हिक्स की। सबसे पहले हम परेटो ऑप्टिमैलिटी पे आ जाते हैं। ये भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर के अंदर आया हुआ है, ऑलमोस्ट हर बार ही समझ लो आप, ठीक है। तो परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या कहती है, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच समवन कैन ओनली बी मेड बेटर ऑफ बाय मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। जो मैंने पहले बताया क्या है कि अगर आप किसी भी इंसान को बेटर ऑफ करना चाहते हो, आप तभी कर पाओगे अगर आप दूसरे को वर्स ऑफ करो, ये ऐसा पॉइंट होता है आपका, ठीक है। तो दिस इज सिंपली परेटो ऑप्टिमैलिटी। अब इसकी 3 कंडीशन है, एक है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जिसको एफिशिएंसी इन एक्सचेंज भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन बोथ एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, या फिर जिसको हम प्रोडक्शन मिक्स भी कह देते हैं, ठीक है। इनकी कंडीशंस आपको ध्यान देनी है। देखो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है MRTS ऑफ LK ऑफ कंज्यूमर A इज इक्वल्स टू MRTS ऑफ LK ऑफ B, ठीक है, ये आपको ध्यान देनी है। देन नेक्स्ट आपकी है इसी की दूसरी क्या है, MRT ऑफ XY इज इक्वल्स टू MRT ऑफ XY B इज इक्वल्स टू MCX बाय MCY, ठीक है। ये कंडीशंस आपको एग्जैक्टली याद कर लेनी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, MRT स्लोप आपका PPC का, ठीक है। और MRTS किसका स्लोप होता है, आइसोकोंट का, क्लियर। चलो नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और एक्सचेंज, इसकी कंडीशन क्या है, MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY, ये आपका क्या है एक्सचेंज। अब MRS किसका स्लोप होता है, क्या कहते हैं, बजट इंडिफरेंस कर्व का, और PX बाय PY किसका होता है, बजट लाइन का, ठीक है। देन एफिशिएंसी इन बोथ एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, इसकी कंडीशन क्या है, MRPT इज इक्वल्स टू MRS XY, ठीक है। MRPT किसका होता है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन PPC का। MRS किसका होता है, इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तीनों कंडीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पेपर में आती है, तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज योर वेलफेयर इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। 2 हैं आपकी, एक काइल्डर हिक्स का कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, काइल्डर का कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, और एक आपका हिक्स का कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, ठीक है। हिक्स का कब आया 1941 में, और काइल्डर का कब आया 1939 के अंदर। अब पेपर में वो आपसे इसकी वो नहीं पूछते, ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछते, वो आपसे इसका यही पूछते हैं कि काइल्डर का एक कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया किसका है, वो काइल्डर हिक्स का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। प्लस इनका क्या कहते हैं, डबल क्राइटेरियन किसने दिया है, ठीक है, तो वो किसका है, स्केटॉफ्स्की का है। ये तो आपका काइल्डन हिक्स का कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है, तो डबल क्राइटेरिया किसने दिया है या फिर इसको एक्सटेंड किसने किया है इनके मॉडल को, दैट इज स्किटॉफ्स्की, ठीक है। उसका नाम आपको ध्यान देना है, स्किटॉफ्स्की, TOVS स्किटॉफ्स्की KY, ठीक है। दिस इज SCITOVSKY, स्किटॉफ्स्की पैराडॉक्स जो आपका है, दैट इज इसके बारे में ही वो बात करता है। इसको हम डबल क्राइटेरियन भी कहते हैं, ठीक है, डबल कॉम्पनसेशन क्राइटेरियन। तो वो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने थ्योरी भी लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ आज की हमारी जो कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छे से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है पढ़ ली है इस वीडियो के अंदर। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं पढ़ने के लिए, एक बार जब आपको PDF मिल जाएगी तो उसको पढ़ लीजिएगा अपने PDF में से, और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ मैंने बनाई हुई है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। मेरे जो स्टार्टिंग के आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे उसमें मिलेगा, नहीं तो प्लेलिस्ट ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें से देख सकते हो, अपने बेसिक्स आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 1 से लेकर 1.5 घंटा 2 घंटे की मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी जितनी भी मेहनत है उसको थोड़ा सा
अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। और नीचे कमेंट ज़रूर करके मुझे बताया कीजिए कि कैसे लगी आपको वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि मैम बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अपने पेपर के लिए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है शायद मेरे जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। अगर बुरी भी लगी है तो वो भी बताओ, उसको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी आप मुझे बताओ, मैं अगली बार ये उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो माइंड योर इकोनॉमिक्स विद डबल S लास्ट में, उस पर आप जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। देखते हैं वो किस टॉपिक की मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 6 जो हमारी यूनिट्स हैं वो तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की लेकर आती हूँ या पब्लिक इकोनॉमिक्स के लेकर आती हूँ या एनवायरनमेंट की, वो भी मैं सोचूंगी और अपनी वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी से। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना मैं भूल चुकी हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।